अनिका जी ने तुरंत ड्राइवर को कहा, खुराना इंडस्ट्री चलने के लिए। ड्राइवर तुरंत सर झुकाकर ग्रेट किया और कार का दरवाज़ा खोला। अनिका जी को बैठने के लिए कहा। मालविका को ना चाहते हुए भी अनिका जी के साथ कार में बैठना पड़ा। ड्राइवर ने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। उनकी गाड़ी कुछ ही दूरी पर गई होगी कि शिव का अनिका जी को कॉल बैक आया। शिव फिक्र जताते हुए पूछा, क्या हुआ मैम, आपने मुझे बहुत बार कॉल किया। अनिका जी थोड़ी कड़क आवाज़ में बोली, तुम इस वक्त कहाँ पर हो। मैम, बॉस ने जिस काम के लिए मुझे बाहर भेजा था वो काम मैं कंप्लीट कर अभी ऑफिस के लिए ही जा रहा हूँ। बोलिए क्या काम है। ठीक है, अगर तुम पहले पहुँच रहे हो तो तुम विहान से मेरी बात करवाओ। अगर मैं वहाँ पहुँच रही हूँ तो मैं खुद उससे बात कर लूँगी। पर मैम बताइए बात क्या है। मैंने कहा ना, अगर तुम पहुँच रहे हो तो मुझसे पहले तो विहान को बोलो मुझसे बात करे, वरना मैं खुद आ रही हूँ। तुम वहीं मिलो मुझे। इतना बोलकर अनिका जी ने कॉल काट दिया। शिव स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। आखिर उसे भी परेशानी वाले संदेश होने लगा। शिव इतना स्पीड में गाड़ी चला रहा था मानो कि वो अनिका जी से पहले पहुंचने का कंपटीशन लगा लिया हो। देखा जाए तो शिव एक ट्रेनर है जिसे उसने मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, फाइटिंग, शूटर, पूरा उसे बॉडीगार्ड का ट्रेनिंग दिया गया है। कहा जाए तो विहान का राइट हैंड है सभी कामों के लिए और खुराना मेंशन का वफादार इंसान, और सभी लोग उसे फैमिली मेम्बर ही समझते हैं। शिव बहुत ही स्पीड में गाड़ी चला रहा था जिस वजह से वो खुराना इंडस्ट्री में पहुंच गया। जल्दी से लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर गया जहां पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल था। कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाहर गार्ड मुंह लटकाए वहीं खड़ा था। शिव को कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि वो कभी भी किसी वक्त विहान के पास जा सकता है। अगर गार्ड की जगह पर शिव होता तो शायद विहान उस पर नहीं चिल्लाता, क्योंकि शिव को सब पता है बिना कोई इम्पोर्टेंट काम रहते वो कभी विहान को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और विहान को भी पता चल जाता है कि शिव बिना किसी इम्पोर्टेंट काम के अंदर नहीं आता है। ये उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है जो कोई नहीं समझ सकता। कॉन्फ्रेंस मीटिंग के अंदर गया विहान। इस मीटिंग में सबसे फर्स्ट चेयर पर विहान बैठा था। पूरे रूम में लाइट ऑफ किया हुआ था। बहुत बड़े एलईडी टीवी पर कुछ ग्राफ बनाए हुए पिक्चर दिख रहे थे जो उनकी मीटिंग से रिलेटेड थे। शिव का इस तरह अचानक अंदर आना, विहान अपनी आंखें छोटी कर शिव को देख रहा था। शिव चुपचाप विहान के पास गया, एकदम विहान के करीब जाके थोड़ा झुककर धीरे से स्लो वॉइस में कहा, बॉस, बड़ी मैम को आपसे कुछ अर्जेंट बात करना है। उन्होंने आपको बहुत कॉल लगाया पर आपने कॉल रिसीव नहीं किया, जिस वजह से वो ऑफिस आ रही है। विहान ये सुनकर सोच में पड़ गया। आखिर मॉम यहाँ पर क्यों आ रही है, ऐसी क्या अर्जेंट बात करनी है। वो सोच रहा था कि उसे याद आया सुबह उसकी मॉम कैसे मेंशन के बाहर आकर नव्या के बारे में बोल रही थी। शायद उसी के बारे में वापस उन्हें कुछ बात करनी है। विहान कोल्ड वॉइस में कहा, तुम बाहर जाओ, ऑलमोस्ट मेरा मीटिंग ख़त्म होने वाला ही है, मैं मॉम से बात कर लूँगा। शिव इतना सुनने के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर निकल गया और विहान 1 मिनट वापस सोच में पड़ गया। ऐसा अब क्या बात करना है जो मॉम ऑफिस आ रही है। मॉम उस लड़की के बारे में बात करने के लिए ऑफिस आने की क्या ज़रूरत है, आप घर पर भी बात कर सकती है। उन्होंने सुबह नव्या के बारे में बात की थी। फिर कुछ ही समय के बाद जब अनिका जी इंडस्ट्री में पहुंची, कार से बाहर निकली, साड़ी का पल्लू हाथ में पकड़े ऑफिस के अंदर चलने लगी। शिव पहले से ही नीचे आकर रुका हुआ था और जब अनिका जी को देखा तो आगे आकर उन्हें ग्रीट किया। अनिका जी ने तुरंत कहा, मुझे विहान के पास लेकर चलो। शिव हाँ में सिर हिलाया। तीनों लिफ्ट से ऊपर फ्लोर पर चले गए जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल था। हॉल के पास पहुँचते ही शिव पीछे मुड़ के कहा, मैम, अंदर क्लाइंट है और सर बिजी है, तो मैं सर को एक बार बता देता हूँ कि आप आ गई है। अनिका जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही उससे बात कर लूँगी, तुम रहने दो। अनिका जी कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखते ही कि सामने विहान सभी लोगों से हाथ मिला रहा था। उसकी मीटिंग पूरी तरह ख़त्म हो गई थी जिस वजह से सभी क्लाइंट से अलविदा ले रहा था। विहान ने जैसे ही अपनी माँ को देखा शॉक्ड होकर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम
नव्या से रिलेटेड बात करने के लिए वो यहाँ तक आ गई है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है जो वो शाम तक नहीं रुक सकती थी। विहान सोच ही रहा था कि उसकी मॉम आगे आकर कड़क आवाज़ में बोली, क्या अब तुम फ्री हो कि अभी भी बिज़ी हो? क्या मैं अब तुमसे बात कर सकती हूँ या फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मुझे भी तुमसे बात करने के लिए? विहान लैपटॉप बंद करते हुए कहा, मॉम आप अगर यहाँ आ ही गई है तो बता दीजिए ऐसी क्या बात करनी है जो आप शाम तक आने का मेरा वेट नहीं कर सकती है। मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि मुझे उससे बात करने के लिए उसका वेट करना पड़ रहा है। विहान समझ गया कि उसकी मॉम बहुत गुस्से में है, इसीलिए वो शांत आवाज़ में कहा, मॉम प्लीज़ आप पहले बैठिए। अपनी माँ के कंधे को पकड़कर विहान ने अपनी चेयर पर बैठाया। उस कॉन्फ्रेंस हॉल में 4 लोगों को छोड़कर कोई भी नहीं था। अनिका जी ने साफ शब्दों में कहा, बेटा नव्या नहीं मिल रही है। विहान दूसरे चेयर पर बैठते हुए कहा, क्या मतलब नहीं मिल रही है? विहान नासमझी से अपनी माँ को देख रहा था। अनिका जी और मालविका बारी बारी से विहान को सारी बातें कहना ही स्टार्ट कर दी। विहान इतना सुनने के बाद अब वो क्या रिएक्ट करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनिका जी आगे बोली, बेटा प्लीज़ उस बच्ची को ढूंढ लो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अनिका जी का इतना कहना कि मालविका अपना शातिर दिमाग लगाना शुरू की। वो मन में सोचने लगी, यही सही वक्त है कि मैं नव्या के खिलाफ सबके दिमाग में जहर भर दूँ। मालविका विहान के पास आई और परेशान होते हुए बोली, विहान कहीं ऐसा तो नहीं नव्या और उसके पहले वाला मंगेतर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है नव्या कहीं उसके साथ। मालविका बातें घुमा फिरा के कह रही थी जो विहान अच्छे से समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही है। मालविका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिका जी ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? यही कि आंटी विहान से शादी होने से पहले उसका मंगेतर था। मुझे शक है कहीं वो उसके साथ तो नहीं। नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त तो नहीं रही हूँ, पर कम वक्त में मैंने उसे अच्छे से पहचान गई हूँ। ऐसी बिल्कुल भी लड़की नहीं है, वो बहुत समझदार और काबिल बच्ची है। विहान ने कोल्ड वॉइस में कहा, आप सब घर जाइए। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों आदमी आपस में बाहर बातें कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा, उस मैडम को कॉल लगा और बोलने का आधा पैसा सिर्फ दिया है, आधा अभी तक नहीं मिला। आगे उस लड़की का क्या करना है? दूसरे ने कहा, ठीक है मैं कॉल लगाकर बात करता हूँ। मालविका को 2-3 बार कॉल लगाया गया पर मालविका ने कॉल नहीं उठाया। कुछ समय के बाद उस आदमी का मोबाइल रिंग करने लगा। ये कॉल मालविका का ही था। मालविका ने गुस्से से कहा, तुम बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? अगर तुम्हारी गलती की वजह से मैं पकड़ी गई तो तुम्हारी वो दुर्दशा करवाऊंगी ना, तुमने सोचा भी नहीं होगा। ओ मैडम, अपन तुम्हारा काम कर रहे ला, तुम है कि दादागिरी दिखा रहे ला मेरे को। ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश किया ना तो इस लड़की को अभी ठोक डालेगा, समझी क्या? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अगर उसे तुम जान से मारोगे तो पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। उसका पति तुम्हें छोड़ेगा नहीं और साथ में मुझे भी नहीं। तो मैडम कम आवाज़ करके बोलने का अपन से क्या? मालविका को बहुत गुस्सा आने लगा था कि उसके साथ कोई इस टोनिंग में बात करे, पर अपने गुस्से को शांत करते हुए बोली, ठीक है नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलूँगी। अभी जितना बोला है उतना ही करो। फिलहाल जब तक मैं कुछ ना बोलूँ उस लड़की को कुछ नहीं करना। जब मैं बोलूँगी छोड़ने के लिए तब छोड़ना, तब तक कुछ भी मत करना। अगर मेरा इरादा चेंज होता है तो मैं तुम्हें बता दूँगी, ठीक है? और बाकी के पैसों का मैं इंतज़ाम कर रही हूँ। कॉल कट करने के बाद मालविका दांत पीसते हुए खुद से बोली, पता नहीं मेरे आदमियों ने किस आदमी को ये काम दिया है, सबके सब साले छपरी लग रहे हैं, बोलने का तमीज़ ही नहीं है और इन्हें पैसे चाहिए। इतना बोलकर वो वॉशरूम से बाहर निकल गई। इस वक्त वॉशरूम में जाके वो बात कर रही थी। दूसरी तरफ वो आदमी कॉल कट करने के बाद पहले वाले आदमी को जाकर कहा, भाई
हमने जिस लड़की को अगवा किया है ये बहुत मालदार पार्टी की बीवी है, क्योंकि मैंने अभी उस मैडम को कॉल किया था। वो बोल रही थी उसका पति हमें नहीं छोड़ेगा। क्यों ना इसके पति से थोड़ा अपन पंगा लेने का, क्या बोलता है? पहले वाले ने कहा तो चल ट्राई करके देखते हैं। दूसरा आदमी, मैं तो बोलता हूँ इस मैडम से भी पैसे लेने चाहिए, इस फुलझरिया के पति से भी पैसे लेने चाहिए और इस फुलझरिया को कहीं और उतार देना चाहिए। पैसा ही पैसा हो जाएगा। अब उन ये देश छोड़कर कहीं बाहर दूर चले जाएंगे। हाँ सही कह रहा है, तुम मस्ता खाएंगे पिएंगे घूमेंगे मौज मस्ती करेंगे, और क्या चाहिए अपन को? पहले वाले ने दूसरे वाले को हल्का पंच मारते हुए कहा, चल बेडो वापस लग जाते हैं काम पे। दोनों साथ में घर के अंदर चले गए। खुराना मेंशन। विहान अपनी माँ के साथ घर आ गया था। जब ऑफिस में उसकी माँ ने बताया तभी उसने शिव को काम पर लगा दिया था, क्योंकि मालविका के कहने से उसे थोड़ा भी डाउट हुआ कि कहीं नव्या राज के साथ भागने की प्लानिंग तो नहीं की ना, क्योंकि जहाँ तक विहान ने पता लगाया कि राज का ट्रीटमेंट लंदन में चालू है। ये बात नव्या को भी पता है। विहान को जहाँ तक पता है नव्या की हिम्मत तो नहीं कि वो ऐसा कुछ करेगी। वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो नहीं जा सकती। विहान उसे इतना अच्छे से तो समझ गया था। थोड़े टाइम के बाद शिव विहान के पास आया और कहा, बॉस हमारे आदमियों को कहकर पता लगवाया है कि इस वक्त राज हॉस्पिटल में ही है। हमारे आदमियों ने पूरी तरह से इंक्वायरी करवाई है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है। विहान ने अपने मन में सोचा, मानना पड़ेगा शिव को, आखिर इसकी पहुंच को। कुछ ही घंटों में इसने इतना सब कुछ पता कर लिया। विहान और शिव दोनों इस वक्त गार्डन में बातें कर रहे थे। विहान सीरियस टोन में कहा, अपने सभी आदमियों को काम पर लगा दो। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई? और हाँ, नव्या से रिलेटेड कुछ भी पता लगाओ, कहीं उसका कोई पर्सनल किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है ना। विहान के कहने पर शिव वहाँ से चला गया और विहान चेयर पर बैठकर सोचने लगा, अगर तुमने भागने की कोशिश की होगी, अगर इन सब में तुम्हारी गलती निकली तो इस बार मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। विहान इतना बोलकर वहाँ से लिविंग एरिया में आया और सोफे पर बैठने ही वाला था कि दादी माँ आकर उतने में बोली, अरे आज सबके मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? कोई बताएगा क्या हुआ है? जिसको देखो वो इधर से उधर भाग रहा है और तू आज बड़ा जल्दी काम पर से आ गया। दादी मुस्कुराते हुए विहान को छेड़ने लगी, तो क्या अब तू भी जोरू का गुलाम हुआ है? वैसे तो कभी दिखता नहीं था, आजकल जब देखो तब घर में ही दिखाई दे रहा है। विहान को दादी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, जिस वजह से वो उठकर जाने के लिए कि तभी मोबाइल रिंग करने लगा। विहान अपना मोबाइल जेब से निकालकर कान पर लगाया तो वो कॉल अननोन नंबर से आ रहा था, जिस वजह से विहान कॉल इग्नोर करने ही वाला था कि उसने ना जाने क्यों अजीब सा लगा और वो कॉल पिक किया। हेलो, कौन? पास में अनिका जी और मालविका, वो दोनों ही आकर विहान के पास खड़ी हो गई। दादी सभी को देख रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि आखिर क्या हुआ है। वो कभी विहान को तो कभी अनिका जी को तो कभी मालविका को देखे जा रही थी, पर उन्हें कोई कुछ नहीं बता रहा था। दूसरी ओर से कॉल पे वो आदमी बोला, हेलो शहजादे, तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। विहान उसकी बात काटते हुए बोला, कौन हो तुम लोग और कहाँ से बोल रहे हो? वो आदमी गुस्से से बोला, अरे तुम तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुन रहे हो, बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। जैसे तुम वैसे तुम्हारी बीवी, वो भी मछली के जैसे तड़प रही है तुम्हारे बगैर, और उसे लेकर जाओ, और हाँ हमारे साथ में 2 करोड़ भी लेकर आना। विहान गुस्से में बोला, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? मैं कैसे यकीन करूं कि मेरी बीवी तुम लोगों के पास है? विहान का गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा था कि उसकी मुट्ठियां कसती जा रही थी। विहान के मुंह से ये बातें सुनकर लिविंग एरिया में सन्नाटा छा गया। वहीं दादी ये बातें सुनकर शौक में थी। आखिर हुआ क्या है? मालविका तो अब पागल होने की कगार में आ गई थी। आखिर इन लोगों को विहान का नंबर कैसे मिल गया और इन जानवरों ने अपने रंग कैसे बदल दिए? अनिका जी तो सोफे पर बैठ गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि उनकी बहू किसी के कब्जे में है। विहान गुस्से में बोला, क्या चाहिए तुम्हें? हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा दो और अपनी बीवी को लेकर जाओ। विहान एक लंबी सांस लिया और कहा,
पहले मेरी उससे बात करवाओ। वो आदमी शैतान की तरह थोड़ा हंसते हुए बोला, ओहो, मजनू को लैला से बात करना है, तभी यकीन आएगा। वो दरवाज़ा खोल के अंदर गया और मोबाइल नव्या के कान के पास लगाकर बोला, ये तेरा पति है, उससे बात कर। नव्या रोने की वजह से उसकी पूरी आंखें लाल हो गई थी, उसका गला सूख गया था। उन्होंने अभी तक उसे पानी का एक बूंद तक नहीं दिया था, जिस वजह से उससे बोला भी नहीं जा रहा था। पर नव्या के रोने की आवाज़ विहान साफ सुन सकता था। विहान ने शांत आवाज़ में कहा, कैसी हो तुम? क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? विहान की आवाज़ सुनकर नव्या और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ में ना जाने क्यों फिक्र महसूस होने लगी। नव्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। नव्या को इससे आगे बोला नहीं जा रहा था। उसकी ये आवाज़ सुनकर विहान के अंदर तकलीफ़ तो हुआ, पर वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। वो नव्या को हिम्मत देने के लिए सिर्फ इतना कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं बस पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास। विहान बोल ही रहा था कि वो आदमी नव्या के कान से मोबाइल हटा दिया और हंसते हुए खुद बोला, लगता है बहुत प्यार है तुम दोनों में, तो कोई भी होशियारी मत दिखाना, वरना तेरी लैला को ठोकने में वक्त नहीं लगेगा। विहान बहुत कड़क आवाज़ में चिल्लाकर बोला, उसे हाथ मत लगाना, समझे? तुझे पैसे चाहिए ना, मैं तुझे उससे 2 गुनी रकम देने के लिए तैयार हूँ। मुझे एड्रेस बता, कहाँ पर आना है, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। वो आदमी हंसा और बोला, ठीक है। इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। विहान को इतना गुस्सा आने लगा कि उसके माथे का नस जैसे फट ही जाएगा। उसके हाथ से मोबाइल कसते जा रहा था। दूसरी तरफ उस खंडर के घर में नव्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों आदमी अंदर आ गए। नव्या जब से चेयर से नीचे गिरी थी, वो तब से घुटनों के बल पर बैठी थी। उसके घुटने में अब काफ़ी दर्द होने लगा था और दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे, जिससे उसे दर्द सहन करना मुश्किल हो रहा था। नव्या के फेस पर पूरे पसीने से लथपथ हो गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो रोते हुए आंखों से बोली, प्लीज़ मेरे हाथ की रस्सी खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। साथ में नव्या और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रही थी, जिस वजह से उसमें से जो एक कम उम्र का आदमी था उसे ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वो नव्या के पास आकर ज़ोर से एक तमाचा दे मारा उसके गालों पर। नव्या के गोरे गाल पूरे लाल हो गए। उस आदमी की 5 उंगलियां उसके गाल पर छप गई। नव्या एकदम सुन्न हो गई। उसका चिल्लाना भी बंद हो गया और रोना भी बंद हो गया। सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो आदमी थोड़ा झुककर नव्या के जबड़े को कस के पकड़कर मसलते हुए कहा, साली कितना चिल्लाती है तू, 1 सेकंड नहीं लगेगा अब उनको तेरी आवाज़ बंद करने के लिए, समझी ना तू? इतने में दूसरा आदमी आकर उसका हाथ छुड़वाते हुए बोला, छोड़ इसको अभी, जब तक पैसा नहीं मिल जाता उसका हुलिया खराब मत कर, समझा? तेरी गलती की वजह से दोनों हाथ से जाएगा। वो आदमी उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चला गया। नव्या उस आदमी का थप्पड़ गाल पर पड़ते ही अपने घुटनों के साथ सारा दर्द भूल गई। आज वो इतनी लाचार थी कि उसके गालों पर थप्पड़ पड़ा। इतना दर्द हो रहा था, फिर भी वो अपने हाथों से छू नहीं सकती थी। वो अभी के बारे में सोचने लगी जब उसने विहान को पहली बार थप्पड़ मारी थी। उसे वो पल याद आने लगा जब उसने विहान को क्या क्या नहीं कहा था। जो भी हो, पर विहान ने लाख नव्या को परेशान करने के लिए बोला हो, पर उसने कभी नव्या पर हाथ नहीं उठाया था, ना ही उसके शरीर पर कोई हानि किया। वो चाहता तो उसे थप्पड़ के बदले कितने थप्पड़ मार देता, पर उसने कभी उस पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, उसे कभी खुद हानि तक नहीं पहुंचाई। हाँ, ये बात सही है कि उसे सज़ा देने के भले ही उसके तरीके अलग थे, उसे तो वो पल भी याद आने लगा जब वो आदमी विहान का नंबर मांग रहा था। नव्या को ऐसा लगा नहीं था कि विहान उसे बचाने के लिए इतनी बड़ी रकम भी दे देगा। देखा जाए तो इन जानवरों से तो लाख गुना अच्छा जानवर है विहान। वही वो दोनों आदमी आपस में बातें कर रहे थे,
तूने इस लड़की का फ़ोटो अपने मोबाइल में निकाल कर तो लिया है ना? दूसरे ने हाँ में सर हिलाया। तो आगे इस फ़ोटो को भेज दे और सुन, इस बार 2 गुनी रकम लेंगे। उनको बोल देना कि इस बार का जो माल है एरा गेरा माल नहीं है, एकदम ताज़ा कली है। जो कम उम्र का आदमी था उसकी नीयत नव्या को देखकर थोड़ी खराब होने लगी। वो बोला, सही बोला तुमने, एकदम ताज़ा नारियल पानी है। पानी भी पी लो और मलाई भी खाओ। जब मैं उसका जबड़ा पकड़ा था ना, उसका गर्दन देखना था, बंगाली रसगुल्ला जैसा सफ़ेद वाला लग रही थी साली। क्या मैं इसको एक बार टेस्ट करूं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, एक बार इसके पति को पैसे लेने दे, उसके बाद तो उसे एक बार टेस्ट कर या 2-3 बार टेस्ट कर, उसके बाद ही आगे सप्लाई कर देंगे। दोनों इतना बोलकर हंसने लगे और नव्या का फ़ोटो WF गैंगस्टर्स को भेज दिया। WF गैंगस्टर्स की तरफ से उस आदमी के मोबाइल पर मैसेज ओके का आया था। नव्या की थोड़ी भोली शक्ल और उसकी खूबसूरती देखकर कोई भी पिघल जाए। ये तो स्मगलर लोग हैं, इन्हें तो पैसा चाहिए लड़कियों की तस्करी करने के लिए। मेंशन में मालविका को वक्त नहीं लगा, वो वहाँ से तुरंत पलटी मार ली। जल्दी से अपने कमरे में आई और अपने आदमी को कॉल कर सभी बातें बता दी। तुमने कौन से भाड़े के टट्टू को काम दिया है? आधा पैसा लिया है उन लोगों ने और ढंग से काम भी नहीं किया। अगर मेरा नाम लिया गया तो तुम्हें पहले मैं शूट करूँगी, उसके बाद ही जेल जाऊँगी, समझे? वो नीचे हॉल में विहान ने कॉल कट करने के बाद तुरंत शिव को कॉल लगाया और कहा, तुमने जो अभी सभी अपने आदमियों को काम पर लगाया था वो सब को ड्रॉप कर दो और हाँ, जल्दी से तुम ऑफिस पहुंचो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। पर सर, शिव बोल ही रहा था कि विहान ने कॉल कट कर दिया। अनिका जी विहान के सामने आकर खड़ी हो गई और इमोशनल होके बोली, बेटा मुझे बहुत टेंशन आ रही है। आखिर वो लोग कौन हैं? उन्होंने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो? मॉम आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। विहान ने इतना बोलकर तेज़ रफ्तार से मेंशन से बाहर निकल गया। दादी ने अनिका जी को चिल्लाकर पूछने लगी, अभी मुझे सच बताओ क्या हुआ है इस घर में? अनिका जी ने सुबह से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सब बताने लग गई विस्तार से, क्योंकि अब दादी से छुपाना मुश्किल हो गया था। कुछ ही समय के बाद विहान ऑफिस पहुंचा। वहां पर शिव पहले से ही मौजूद था। विहान बोला, ब्रीफकेस में 4 करोड़ रुपए भर दो अभी इस वक्त। विहान के पास कैश तो इतना मौजूद नहीं था जितना वो खुद भरने लगा और बाकी का शिव बैंक जाकर विड्रॉल कर दिया। 2 ब्रीफकेस भरने के बाद विहान शिव से बोला, मुझे उन दोनों लोगों ने अकेले ही बुलाया है, हम पुलिस की हेल्प भी नहीं ले सकते। हमने अगर पुलिस की हेल्प लिया या कुछ आदमियों को काम पर लगाया तो वो लोग नव्या के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, इसीलिए मुझे ही अकेले जाना पड़ेगा, पर तुम सब अलर्ट रहना। शिव बोला, सर गन तो लेकर जाइए, गाड़ी में सब है। विहान तुरंत ही गाड़ी में आकर बैठा और ड्राइविंग करने लगा जो उन लोगों ने लोकेशन भेजा था। विहान वो लोकेशन सर्च करने लगा। वो लोकेशन मुंबई से काफ़ी दूरी पर था। विहान ने आसपास सब चेक किया जहाँ पर ये लोकेशन जंगल में बता रहा था। विहान सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ उसे नव्या का फिक्र लगा हुआ था, जिस वजह से ड्राइविंग फास्ट करने लगा। 2 घंटे स्पीड से गाड़ी चलाने के बाद विहान उस लोकेशन पर पहुंच गया। विहान ने गाड़ी वहीं पर रोका और ब्रीफकेस लेकर उबड़-खाबड़ रास्ते पर चलने लगा। उसे आसपास सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। वहाँ पर इंसानों का रहना तो नामो निशान ही नहीं था। विहान उस जंगल के अंदर 15 मिनट ऐसे ही चलता गया। फिर जाकर उसे एक खंडर जैसा घर दिखाई दिया। नेटवर्क भी नहीं था। विहान तो पहले ही लोकेशन चेक कर लिया था। घर के पास पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। दूसरे दरवाजे के पीछे एक आदमी छिपा हुआ था। वो आदमी दरवाज़ा खोलते ही पिस्तौल आगे पॉइंट किया और विहान को बोला, दोनों हाथ ऊपर करो। विहान
ब्रीफकेस नीचे रखकर अपने दोनों हाथ ऊपर तान दिया। जो दरवाजे के पीछे छुपा था वो आदमी जाकर विहान का पूरा तलाशी लिया और पहले वाले आदमी को इशारा किया, जिसका मतलब था कि इसके पास कुछ भी हथियार नहीं है। वो आदमी तुरंत ही ब्रीफकेस से उठा लिया। ब्रीफकेस उठाकर खोलकर चेक किया, जो कि पूरे 2000 के नोटों से भरा हुआ था। विहान ने उन लोगों को इग्नोर करते हुए कहा, वो कहाँ है? अंदर। तुरंत विहान स्पीड में अंदर गया, जहाँ पर नव्या एकदम चुपचाप बैठी थी। उसके पूरे बाल फेस पर ही थे। विहान ने जैसे ही उसके पास जाकर घुटने के बल बैठा, अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए उसके बालों को हटाया। नव्या ने जैसे एक नज़र उठाकर ऊपर देखी और वो विहान को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि उस आदमी के मारने के बाद नव्या खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। पर जब विहान को देखी तो मानो उसे रोने के लिए राहत मिल गई। विहान तुरंत नव्या के हाथ पैर की रस्सी खोलने लगा, पर विहान की नज़र जैसे ही उसके गाल पर गई, बड़े ध्यान से उसके गालों को स्कैन किया। उसका अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फटने लगा। विहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल को टच किया। नव्या के मुंह से तुरंत आह निकल गई। विहान ने नव्या का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और तुरंत गुस्से में पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी गन पॉइंट किए खड़ा था। एक आदमी ने हाथ में ब्रीफकेस था और दूसरे आदमी के हाथ में गन पॉइंट किए खड़ा था। वो हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था तुम्हें यहाँ से इसे ले जाने दूंगा? अगर जाना है तो तुम जाओ, मगर इस लड़की को मैं नहीं जाने दूंगा। वैसे भी तुमने तो इसे टेस्ट किया ही होगा। अब मेरी बारी है। विहान पहले ही नव्या का गाल देखकर भड़का हुआ था। ऊपर से ये लाइन सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विहान जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, पीछे से नव्या ने उसे पकड़ लिया। विहान के सहारे छुपने लगी। विहान जानता था कि वो डर रही है। वो आदमी वापस बोला, अभी भी तुझे टाइम दे रहा हूँ, निकलना है तो निकल जा, पर इस लड़की को मैं नहीं जाने दूंगा। उस फुलझरिया को मेरे पास भेज। विहान ने बड़ी चालाकी से आसपास देखा। एक सेकंड में उसने अपने पैरों से इतना तेज फाइट किया कि वो गन नीचे गिर गई और तुरंत उसके जबड़े को पकड़कर विहान ने फाइट करने लगा। दूसरा आदमी ये देखकर कि उसके मुंह पर पंच मारते जा रहा था, वो लोखंड का सरिया लेकर विहान के सर पर दे मारा। ये सरिया इतना मजबूत था कि विहान के सर से खून से तड़तड़ बहने लगा। अपने दोनों हाथ से अपने सर को पकड़कर विहान नीचे गिरने लगा। उसे इस तरह गिरता देखकर नव्या तुरंत उसकी ओर बढ़ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, विहान विहान। वो आदमी नव्या की ओर बढ़ रहा था। नव्या ने तुरंत वहाँ पर एक और लोखंड का सरिया सामने देखकर हाथ में उठा लिया और बोली, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना, इससे तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जिसके हाथ में ब्रीफकेस था वो आदमी तुरंत आगे आया और वो उस आदमी का हाथ पकड़कर बोला, भाग यहाँ से जल्दी, नहीं तो मैं इसे लेकर यहाँ से जाऊँगा। जिसकी उम्र ज़्यादा थी वो गुस्से में बोला, मैंने कहा चल यहाँ से। उसे खींचते हुए लेकर चला गया। नव्या उस लोखंड का सरिया साइड में फेंक दी। विहान की तरफ देखी जो इस वक्त ज़मीन पर गिर चुका था। नव्या तुरंत घुटने के बल बैठकर उसका सर उठाकर अपने गोद में रखी और रोते हुए चिल्लाने लगी। विहान के सर से खून बहने लगा था। नव्या के हाथ में भी लग गया। नव्या ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़कर विहान के सर को बांधी। उसके सर को बहुत टाइटली बांधी जहाँ से खून बह रहा था। नव्या विहान के गालों पे थपथपाने लगी, रोने के साथ साथ उसे उठा भी रही थी। नव्या ने आसपास देखा कि बहुत सी चीज़ें बिखरे हुई थी। वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे पानी का बोतल दिखा जो दौड़ते हुए लेकर आई और खोलकर बोतल का पानी विहान के मुंह पर पानी का छींटा मारने लगी। विहान आंखें तो खोला धीरे धीरे, पर उसकी आंखें बंद भी हो रही थी। नव्या विहान विहान चिल्लाने लगी, प्लीज़ सोना नहीं, प्लीज़ सोना नहीं, जल्दी उठो, हमें यहाँ से निकलना है, प्लीज़ जल्दी उठो, सोना नहीं प्लीज़। नव्या लगातार ऐसे ही चिल्लाई जा रही थी, पर विहान वापस से बेहोश हो गया। नव्या दौड़ते हुए
दरवाजे से बाहर निकली। जब वो बाहर आई उसने देखा कि ये घर तो जंगल में है और यहाँ पर किससे हेल्प मांगे। नव्या बाहर चिल्ला रही थी, प्लीज़ हेल्प करो, हेल्प करो। पर वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय उसके। और नव्या वापस अंदर आई और विहान को उठाने की कोशिश करने लगी, पर विहान उठ नहीं रहा था। नव्या ने सोचा उसे उठाकर सहारा देकर बाहर निकालने का, पर विहान का शरीर इतना हैवी है और नव्या उसके आगे बच्ची, भला कैसे उसे उठा सकती है। नव्या और रोने लगी, अगर ऐसे ही रहा तो इसकी जान को खतरा है। क्या करूं मैं, कैसे मदद करूं मैं। नव्या वापस से उस घर से बाहर निकली और चलते हुए आगे जाने लगी। खुद से बड़बड़ाई जा रही थी, मुझे किसी को बुलाकर लाना होगा, मुझे किसी की हेल्प लेनी होगी। अगर मैंने किसी की हेल्प नहीं लिया तो विहान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नव्या तेज़ तेज़ चलती जा रही थी और बड़बड़ाते हुए भी चले जा रही थी कि सामने से ब्लैक कलर की महिंद्रा थार गाड़ी आ रही थी। उसमें तकरीबन 4 लोग थे। नव्या ने हाथ दिखाकर उनसे गाड़ी रुकवाई, पर वो गाड़ी उसी तरफ आ रही थी। गाड़ी तुरंत रुक गई। वो आदमी गाड़ी के बाहर अपने मोबाइल में वो फ़ोटो देखा जो सामने दिख रहा था। कुछ घंटे पहले उन लोगों के मोबाइल पर मैसेज आया था। पीछे सीट पर 2 आदमी बैठे थे। आगे वाले ने कहा, सर, जो तस्वीर हमें भेजा गया था ये वही लड़की है। ये खुद हमसे लिफ्ट मांग रही है। पीछे वाली सीट पर जो आदमी बैठा था वो धीरे से बोला, फिर तो अच्छी बात है, उठा लो, इससे हमारा समय बच जाएगा। नव्या उस घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं आई थी। देखा जाए तो 20 से 15 कदम ही आगे आई होगी और उसने इस गाड़ी को देखकर उसे एक उम्मीद जग गई कि कोई उसकी मदद करेगा। पर उसमें से दोनों आगे वाले आदमी बाहर आए और नव्या हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, भाई साहब प्लीज़। वो अंदर वो क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर कुछ सोच के बोली, मेरे हस्बैंड अंदर है, उन्हें चोट लगी है और बहुत खून बह गया है, प्लीज़ उनकी मदद करो, उन्हें हॉस्पिटल तक लेकर चलो प्लीज़। नव्या दोनों हाथ जोड़कर खड़े थी। वही दोनों आदमी एक जैसे ही कपड़े पहने थे, जिनके जैकेट पर WF का लोगो लगा हुआ था। नव्या का ध्यान तो किसी की तरफ नहीं था, उसे तो सिर्फ इस वक्त मदद चाहिए। वो दोनों आदमी हंसने लगे। उन्हें इस तरह हंसता देखकर नव्या अंदर से डरने लगी। उसे अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। नव्या तो तब भी हाथ जोड़े बस भीख मांग रही थी। दोनों आदमी इसीलिए हंस रहे थे और आपस में बातें करते हुए बोले, जिसको उठाना है वही हमसे मदद मांग रही है, ऊपर से भाई साहब बोल रही है। एक ने कहा, अरे बहन, तुम्हें अभी अपने भाई के साथ चलना होगा, अपने पति को छोड़कर। नव्या उसके मुंह से इतना सुनकर पीछे भागने लगी। भागते भागते विहान के पास आई, जिसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। वो दोनों आदमी भी उसके पीछे हंसते हुए आए। नव्या विहान को वापस उठाने लगी। विहान प्लीज़ उठो, ये देखो ये लोग कौन हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ उठो। दोनों आदमी नव्या के पास आए और उसका हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगे। एक ने कहा, पहले जिसने तुम्हारा किडनैप किया था उसने हमसे मोटी रकम ली है तुम्हें बेचने के लिए। अब तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, हमारे साथ है, चलो सीधे से। वो दोनों उसे खींचकर ले जाने लगे। नव्या लाख कोशिश कर रही थी, खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। उन दोनों ने उसे खींचते हुए गाड़ी तक लेकर आए। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया। नव्या हाथ जोड़कर चिल्लाने लगी, प्लीज़ मेरे पति को बचा लो, विहान, विहान उठो प्लीज़। 2-3 बार लगातार विहान विहान चिल्लाने लगी। पीछे बैठा हुआ आदमी जैसे ही विहान नाम सुना वो तुरंत नव्या की तरफ देखा, जिसके गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर था। वो आदमी एकटक नव्या को देखने लगा। उस आदमी का उम्र लगभग 50 के आसपास होगा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और बहुत ही शांत आवाज़ में पूछा, कौन है तुम्हारा पति, क्या नाम है उसका। विहान नाम है। नव्या हाथ जोड़कर आगे बोली, उसके सर पर बहुत चोट लगी है, उसका खून बहुत बह रहा है, प्लीज़ मदद कर दो, उसका पूरा नाम क्या है। नव्या रुआंसी आवाज़ में बोली, विहान खुराना। वो आदमी जैसे ही
विहान खुराना नाम सुना वो आंखें बंद कर लिया और अपने तीनों आदमी को कहा, साइड हट जाओ। वो तीनों साइड में हो गए और आगे कहा, कहाँ है, मुझे उसके पास लेकर चलो। नव्या को उस आदमी का नेचर देखकर थोड़ा अच्छा लगा। अपने साथ उस खंडर में घर के अंदर लेकर गई जहाँ विहान बेहोशी की हालत में पड़ा था, पर उसके सर का खून बहे जा रहा था। पर वो आदमी ने जैसे ही विहान को देखा, उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ के माथे पर हाथ रखकर अपना हाथ फेरने लगा, कभी उसके सर पर तो कभी उसके गालों पर। नव्या उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है वो आदमी? अचानक से अपना हाथ नव्या के सर पर रखते हुए कहा, सदा खुश रहो, हमेशा ऐसे ही इसके साथ रहना। इसे तुम्हारी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, इसके साथ हमेशा खड़ी रहना। उस आदमी के मुंह से यह सब सुनकर नव्या बड़े ध्यान से देखने लगी। आखिर ये आदमी कौन है? वो देख सकती थी कि वो उसके इमोशंस को और विहान को लेकर। नव्या ने पूछा, आप कौन हैं अंकल? नव्या के मुंह से अंकल सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए आगे कहा, बस तुम इतना समझ जाओ कि तुम आज मुझसे मिली नहीं हो। जब इसे होश आएगा तो इससे कुछ मत कहना, इसे सिर्फ इतना ही कहना कि तुमने इसे बचाया है। इसे कंधे का सहारा देकर एक साइड नव्या और एक साइड अंकल दोनों खंडर से बाहर निकले कि तीनों आदमी खड़े हुए थे। वो भी चलकर आगे आए और विहान को सहारा देकर गाड़ी के पास लेकर गए। वो अंकल ने कहा, इसे जल्दी से सिटी हॉस्पिटल लेकर चलो। नव्या लगातार कभी विहान को तो कभी उस अंकल को देखे जा रही थी। वो ऐसे ही कश्मकश में पड़ गई। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर ये शख्स है कौन जो विहान का नाम सुनते ही हमारी मदद करने के लिए इतना जल्दी तैयार हो गया? इसके पहले तो ये मुझे लेकर जाने वाले थे इस जंगल से बाहर निकलकर एक छोटे से एरिया में पहुंचकर जहां पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। उसकी गाड़ी उन हॉस्पिटल के बाहर रुकी और सभी लोग बाहर निकले। वो अंकल ने विहान को सहारा दिया, वहीं दूसरे आदमी ने भी विहान को सहारा देकर गाड़ी से बाहर निकाला। हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। अंकल ने डॉक्टर और नर्स से तुरंत कहा, इनका जल्दी से इलाज करो। पेशेंट को बेहोशी की हालत में देखकर डॉक्टर तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए। डॉक्टर ने सभी की तरफ देखकर पूछा, पेशेंट के आप सभी लोग क्या लगते हैं? अंकल आगे आकर बोले, ये पेशेंट की पत्नी है, हम तो उनकी मदद करने के लिए यहाँ तक लेकर आए हैं। डॉक्टर ने तुरंत एक पेपर दिया सिग्नेचर करने के लिए, जिस पर नव्या वाइफ गार्जियन होने के नाते इस पेपर पर सिग्नेचर की। अंकल भी थोड़ा देर वहाँ पर रुके थे कि जब तक डॉक्टर चेक करके नहीं बता देते। लगभग 40 से 45 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आया और बोले, सभी लोग डॉक्टर की तरफ देखने लगे। नव्या आगे आकर तुरंत पूछी, कैसी है उनकी तबीयत? उनका ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया है, उन्हें इस वक्त ब्लड की बहुत ज़रूरत है। ये छोटा ग्रामीण हॉस्पिटल है, यहाँ पर ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो इस वक्त तो क्या आप में से किसी का ब्लड ओ नेगेटिव है? ओ नेगेटिव ब्लड अवेलेबल नहीं है। इनका यहाँ इलाज करना मुश्किल भी हो सकता है। इतने में वो अंकल आगे आकर जल्दी से बोले, मेरा ओ नेगेटिव है, आप मेरा ले लीजिए। नव्या चौंकते हुए अंकल को देखने लगी, पर उसे अंदर से खुशी भी होने लगी कि अंकल ने ब्लड देने के लिए रेडी हो गए, नहीं तो विहान को बचाना मुश्किल हो जाता। अंकल तुरंत डॉक्टर के पास साथ वार्ड के अंदर चले गए और अपना ब्लड दिया। कम से कम ये प्रोसीजर 2 घंटे तक चला। 2 घंटे के बाद जब डॉक्टर और वो सब बाहर आए तब उन्होंने कहा 15 स्टिचेस लगाए गए हैं उन्हें, अब वो खतरे से बाहर है, बस कुछ ही समय के बाद उन्हें होश भी आ जाएगा। इतना सुनकर वो अंकल बोले, बेटी उसका ध्यान देना, अब हमें चलना होगा। नव्या हाथ जोड़ते हुए बोली, अंकल अगर आप इस वक्त नहीं होते तो शायद विहान इतना नव्या बोल ही पाई थी। उसकी बात बीच में काटते हुए वो अंकल बोले, बेटी कभी ऐसा नहीं सोचते, जब उसे होश आएगा तो उसे ये मत बताना कि हमने तुम्हारी मदद की, बस तुम इतना ही कहना कि राह चलते लोगों ने तुम्हारी मदद कर दी।
नव्या उन चारों लोगों का एक जैसा जैकेट देखकर बोली, आप सबके कपड़े एक जैसे ही हैं। इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। अब हम चलते हैं। इतना बोल वो चारों लोग वहाँ से चले गए। नव्या को लगा शायद बिजनेस की दुनिया में ये लोग एक दूसरे को जानते होंगे, शायद इन दोनों की आपस में दुश्मनी भी हो, जो भी हो, पर अंकल ने हमारी मदद की है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उनके जाने के बाद नव्या धीरे धीरे चलकर पीने के लिए पानी आसपास ढूंढने लगी। तभी उसे सामने बड़ी बिस्लरी का बोतल दिखा। सभी के पीने के लिए वो पानी रखा गया था, साथ में एक ग्लास भी था। नव्या एक ग्लास से भर के तेजी से पानी पीने लगी। पानी उसके गले में अटक रहा था। उसका आज पूरा दिन चला गया, बिना पानी का एक बूंद भी नहीं मिला था। अब मिला है तो उसके गले से उतरने में प्रॉब्लम हो रही है। मेंशन में रात के 10 बजे अनिका जी बहुत रोने लगी। उन्हें अपने बेटे और बहू को लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उन्होंने शिव को कहा, शिव प्लीज़ पता लगाओ वो दोनों कहाँ पर है, किसी मुसीबत में तो नहीं है। अनिका जी बहुत ज़्यादा घबरा रही है। दादी भी बैठकर माला जप रही थी। उन्हें भी बहुत ज़्यादा फिक्र सता रही थी। मालविका लिविंग एरिया में चक्कर लगाते हुए उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। आखिर क्या हुआ होगा? क्या विहान को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मेरे आदमी मुझे खबर कर देते। मालविका को तो सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। शिव अनिका जी के सामने आकर बोला, मैम सर ने हमें खुद मना किया था वहाँ पर नहीं जाने के लिए, फिर भी लोकेशन मुझे पता है। मैं खुद अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर जा रहा हूँ चेक करने के लिए। अनिका जी ने तुरंत कहा, प्लीज़ जल्दी जाओ शिव। उतना बोलकर मेंशन से बाहर चला गया। अनिका जी भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठकर रोने लगी। उनके मन में अनेक प्रकार के बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। हॉस्पिटल में आधी रात में विहान ने धीरे धीरे आंखें खोला। धीरे धीरे आंखें खोल ही रहा था कि उसे आंखों के सामने वो सीन याद आने लगा कि कैसे वो आदमी नव्या को लेकर जाने के लिए कह रहा था। विहान अचानक से पूरी आंखें खोलकर वो जैसे ही उठने को हुआ कि उसकी नज़र अपने पास में बैठी सो रही नव्या पर गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि नव्या उसके पास बैठी है। विहान के हाथों में सिलाइन ड्रिप लगी हुई थी। उसे देखकर विहान को अंदर राहत मिली। विहान आसपास में देखा कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है कि उतने में एक डॉक्टर अंदर आ गया। उसके दरवाज़ा खोलने की वजह से नव्या उठ गई। वहीं विहान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। डॉक्टर अंदर आया। ये दूसरा डॉक्टर था जो रात में ड्यूटी करने वाला था। वो अंदर आया और बोला, पेशेंट की आप कौन हैं? नव्या तुरंत खड़ी होकर बोली, जी मैं इनकी पत्नी हूँ। ठीक है। वो डॉक्टर सिलाइन का ड्रिप चेंज करने लगा। नव्या इतने में फिक्र जताते हुए बोली, डॉक्टर इनको अभी तक होश नहीं आया, उन्हें अब तक होश आ जाना चाहिए था। नव्या उदास होकर बोली, डॉक्टर कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर टेबल से फाइल उठाकर चेक किए और बोले, अभी तक तो इन्हें होश में आ जाना चाहिए था। अगर इन्हें होश नहीं आता है तो इन्हें बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। नव्या इतना सुनकर डर गई और डरते हुए बोली, प्लीज़ कुछ कीजिए ना, मैं इतनी रात को इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? मेरे साथ कोई और भी नहीं है। नव्या के मुंह से ये सुनकर विहान समझ गया कि नव्या डर रही है। अभी विहान को खुद के ऊपर ही गुस्सा आने लगा कि उसने क्यों आंखें बंद की। अब वो खोलेगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो मन में सोचने लगा, डॉक्टर के जाने के बाद वो आंखें खोल देगा। पर नव्या का फिक्र करना उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। डॉक्टर वार्ड से बाहर जाने से पहले कहा, देखिए थोड़े वक्त और उन्हें देखते हैं। अगर उन्हें होश नहीं आया तो इन्हें बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये खतरे का संदेह है। इतना बोलकर डॉक्टर वार्ड से बाहर चला गया। वहीं नव्या उसके जाने के बाद भूत बनी खड़ी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था
कि क्या करे। नव्या अपने दोनों हाथ फेस पर लगाकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उसका इस तरह से रोना विहान को दर्द देने का काम कर रहा था। अब विहान एक सेकंड भी नव्या को रोता नहीं देख सकता था। विहान ने ऐसा दिखाया कि उसे अभी होश आया है और धीरे-धीरे आंखें खोलने लगा और साथ में उठने की कोशिश भी कर रहा था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।